हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 2 की। ये जो होगी हिंदी, ये आपकी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होगी। यहाँ से आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक उठा के और उसमें से मैं करा रही हूँ। बिल्कुल अप टू द पॉइंट होंगे और वो क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हम अगर क्वेश्चन को चैलेंज देखो, अगर मैं टीचिंग एग्ज़ाम की बात करूँ तो वहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। एक ऐसा पार्ट है वो सिलेबस का जिसमें हम ऑब्जेक्शन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा थिंकिंग बेस्ड होता है। उसमें जो आंसर पहले से सेलेक्ट किए होते हैं वही माने जाते हैं, आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में भी आप ऑब्जेक्शन वहीं से लगा सकते हो जहां से आपका सोर्स जो है ऑथेंटिक होगा, और एनसीईआरटी का ही मांगा जाता है हर बोर्ड के द्वारा। तो मैं जो ये सीरीज़ कर रही हूँ ये आपकी थ्योरी सीरीज़ है, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं है। अगर आप यहाँ से थ्योरी कर लेते हो तो आप आराम से एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो। आप किसी पब्लिकेशन की बुक लाते हो तो उसमें कहीं ना कहीं देखो, इसमें मैं पब्लिकेशन की या फिर जो भी जिन्होंने भी बुक लिखी है उसकी गलती नहीं है। बुक बहुत बड़ी बुक होती है और इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो एक बार अगर आप थ्योरी कर लेते हो तो वहाँ से आप एरर भी फाइंड आउट कर सकते हो और अपने एमसीक्यू भी अटैम्प्ट कर सकते हो। सो गाइज, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम भाषा लिपि कर चुके हैं, भाषा लिपि और बोली, और ये है वर्ण, विचार और उच्चारण। ऐसे करके जितने भी चैप्टर बनते हैं हिंदी व्याकरण के वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये 8th क्लास की हिंदी की व्याकरण है, हिंदी व्याकरण की बुक है। फिर हम 9th की स्टार्ट करेंगे। ये ज़्यादा चैप्टर नहीं, 10 से 12 चैप्टर हैं 8th क्लास में। 9th में हमारा संधि, समास, पद परिचय, वाक्य, वो वाली चीज़ें दे रखी है, वो मैंने देखी थी एनसीईआरटी उसकी। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ये जो चैप्टर रहेगा ये वर्ण, विचार और उच्चारण है, जिसको फोनोलॉजी या फोनोलॉजी और प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। आपको पता है भाषा का प्रयोग करते हुए हमारे मुंह से कुछ ऐसी ध्वनियां निकलती हैं जिनकी बोलने की और लिखने की जो आकृतियां हैं वो निश्चित हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है कि वर्ण क्या होता है। मूल ध्वनि की वो छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके वो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। वर्ण का मतलब ये क्या होता है? देखो, जैसे हम कैरेक्टर को अक्षर बोलते हैं ना, वर्ण क्या होता है? वर्ण मतलब जैसे अ है, क ह, ट ह, त प, ये इसमें वर्ण होते हैं। इनका देखो अकेले का, अगर ये अकेले प्रयोग हो तो इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसके पीछे अगर कुछ लग जाता है तो फिर ये एक शब्द बन जाते हैं। इसके टुकड़े नहीं हो सकते। भाषा की मूल इकाई है और वर्ण ही मिलकर आपस में क्या करते हैं? शब्द बनाते हैं। वर्ण जैसे इसमें लिखा है अ, क, ट, च, त, प, ये सारे क्या हैं? ये हमारे वर्ण हैं। सारा डिस्कशन होगा इस चैप्टर में, काफ़ी लंबा चैप्टर है। वर्णमाला जो है वो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है वर्णों का समूह। किसी भाषा में जितने वर्णों का उपयोग किया जाता है उन सबको निश्चित क्रम व्यवस्था में मिलाने पर ही क्या होता है? वर्णमाला बनती है। अब देखिए, इसमें देखो बिल्कुल अलग अलग दी है ये चीज़। स्वर क्या है? अ से लेकर ओ तक क्या है? सारे स्वर है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार कह लो या फिर अयोगवाह कह लो या फिर विसर्ग कह लो। जो हमारे अ, ह और अंग ह, ये क्या है? ये हमारे अनुस्वार हैं और अयोगवाह हैं। फिर आते हैं हमारे व्यंजनों की बारी। व्यंजन में आपको 5 तरह के वर्ग मिलते हैं: क्वरग, च्वरग, त्वरग, त्वरग और पवरग। तो क से लेकर और म तक ये सारे क्या है? और देखो सारे ये आधे अक्षर होते हैं, जिसके नीचे हलंत होता है ना, जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें बहुत काम आता है। ये सारे आधे होते हैं। य, र, ल और व, ये 4 क्या है? ये अंतस्थ है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कोई उठा के ले लेगा और इनमें से एक ले लेगा, इनमें से पूछ लेगा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो य, र, ल, व ये अंतस्थ है। और ऊष्म, ऊष्म का मतलब याद रखना हीट, मतलब जिससे गर्मी पैदा हो। श, 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 ह, इसमें आपकी श, श, श की जो ध्वनि निकलती है उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, 2 वर्णों से। ठीक है जी। तो देखो, संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्ष, छ, अक्ष बोल लो इसको, त्र, ज्ञ और श्र। जो अक्ष होता है जिसको हम क्षत्रिय बोलते हैं, अगर ये किसी उसके साथ लग जाता है तो ये जो है ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। एक तो हमारा आधा क और एक हमारा श। श मतलब कौन सा? ऊष्म व्यंजन। फिर बात करते हैं त्र की, तो ये हमारा त से मिलकर बना है, आधा त और र। ये क्या है? ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह से जो हमारा अज्ञ
जो हमारा ये है अज्ञ, ये आधा ज और ये हमारा न से मिलकर बना है। इसी तरीके से जो हमारा श्र होता है वो आधा श और र से मिलकर बना है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, श, त्र, अज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। एक बात और, अगर हम श्रृंगार ऐसे लिखते हैं ना, श्रृंगार, तो ये हमारा गलत होता है। श्रृंगार हमेशा ऐसे लिखा जाता है। तो अगर ये आता है शुद्ध अशुद्ध में तो आप ध्यान रखिएगा। अन्य होते हैं अड़ और ढ। आगत जो व्यंजन है ये हमारे, जैसे अ हो गया, अ, ये जो ऊपर चंद्र बिंदु नहीं, ये जो लगा होता है, जैसे यहाँ पर डॉक्टर हो गया, डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पे कॉलेज हो गया, कॉलेज, ये जो शब्द होते हैं ये हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं, इसीलिए इनको आगत वर्ण बोला जाता है। अब जिसके नीचे बिंदी लगी है, बिंदी, ये क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ज, फ हो गया, ये हमारे उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द होते हैं, ठीक है, ये बिंदी लगी होती है उसके नीचे। हल चिन्ह क्या होता है? ध्यान रहे कि सभी व्यंजनों में अ स्वर निहित होता है। मतलब अगर कोई भी व्यंजन उठा लो, प उठा लो, फ, ब, भ, म, इसी वर्ग का नहीं, आप किसी भी वर्ग का, कवर, चौरग, त्वरग, त्वरग या पौरग, आप किसी भी वर्ग का व्यंजन उठा लो, उसमें क, अ स्वर निहित होता है। जैसे क प्लस अ बनता है क। अतः किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए, स्वर से अलग करने के लिए उसके नीचे हलंत लगाते हैं। अगर हमने ज लिखा तो इसको हमें विच्छेद करना है, तो ये ज आधा हो जाएगा और अ हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये स्वर के बिना ऐसे लिखे जाएगा और स्वर के साथ ऐसे लिखा जाएगा। तो स्वर से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्वर रहित करने के लिए हल चिन्ह लगाते हैं। वर्ण के भेद होते हैं। भाषा की ध्वनियों का उच्चारण होंठ से लेकर गले तक अलग अलग उच्चारण अवयव की सहायता से होता है। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद माने जाते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर को हम इंग्लिश में वोवल बोलते हैं, व्यंजन को हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो आपको भी पता होगा, वह ध्वनि जो अन्य किसी ध्वनि की बिना सहायता के या बिना रुकावट के स्वतः ही बोली जाती है उसे कहते हैं वोवल या स्वर। स्वर के 3 भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर उच्चारण की दृष्टि से, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर से याद रखेगा, जिसको बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, डबल टाइम लगता है, उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं, लॉन्ग वोवल्स। और जिनको बोलने में इन दोनों से भी ज़्यादा समय, मतलब दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे, उनको बोलते हैं हम लॉन्गर वोवल या प्लुत स्वर। ध्यान रखिएगा, अ, ई, उ और री ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। आ, ई, आ, बड़ाई, बड़ाऊ, ए, बड़ाए, ओ और औ ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुत स्वर में मैं आपको बता दूं कि प्लुत स्वर का निर्देश करने के लिए उसके आगे ओम लगाते हैं। तो ओम, परंतु हिंदी में इस प्रकार का प्रचलन नहीं है। आ ध्वनि के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी के अनेक शब्द जो कि हिंदी में बोले जाने लगे हैं, कॉलेज है, डॉक्टर है, होल है, इन सब में आ ध्वनि पाई जाती है। ओ, यह ध्वनि आ और ओ के बीच होती है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के लिए करते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा, कॉलेज हो गया, जो हमारा डॉक्टर हो गया, और भी बहुत सारे जो वर्ड होते हैं जिसको हम ओ की साउंड में प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उनको आगत स्वर बोला जाता है। स्वरों की मात्राएं होती हैं। देखिए, ये हमारे काम के लिए वैसे है नहीं। अगर आप बिल्कुल टीजीटी हिंदी हो या पीजीटी हिंदी हो तो उसमें आपको डेप्थ में जाने की जरूरत है। मैंने ये इंक्लूड कर लिए है एक बार। स्वर्ण व्यंजन में व्यंजन के साथ स्वर का जो प्रवर्तित रूप जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर अपने मूल रूप में, जैसे अब हो गया अ प्लस ब, आम हो गया आ प्लस आम, इमली हो गया ई प्लस मिली, और हो गया ओ प्लस रे, ये अपने मूल रूप में है। लेकिन अगर इनमें हमने मात्रा लगा दी, जैसे राजा, रा प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस आ की मात्रा, ये क्या हो गई, ये मात्रा का रूप होता है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आ की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा है, छोटी ई की है, बड़ी ई की है, छोटे ऊ की है, बड़े ऊ की है। री की मात्रा होती नीचे लगा होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं कृपाण, कृपाण, ठीक है, ये हो गया।
ए की मात्रा होती है, ऐ की होती है, ओ की होता है और औ की होती है। ठीक है, जैसे ये होगी कृपा होगी, कृपा, ग्रह हो गया। र के भी अलग अलग रूप होते हैं, एक रेफ रूप होता है, एक हमारा पदेन रूप होता है, एक हमारा सामान्य रूप होता है। ध्यान रखिएगा, जो रेफ रूप होता है वो ऊपर होता है, जो पदेन होता है वो नीचे होता है, और जो सामान्य रूप होता है वो आपको पता ही है। जैसे अगर मैं ग्रह की बात करूं तो ये हमारा क्या है, पदेन है। जैसे हम एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे बात कर देती हूँ सर्प की, सर्प ये हमारा ऊपर का है, रेफ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अ की कोई मात्रा नहीं होती है, सभी व्यंजन अ को मिलाकर ही बोले जाते हैं। अ रहित व्यंजन करने के लिए हलंत लगा जाता है, मैंने अभी विच्छेद में बताया। छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र के मध्य में लिखी जाती है, जैसे रुख, छोटा ऊ। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे रुपया है, ये तो होता है हमारा छोटा ऊ। अब मैं एक बार और बता देती हूँ, जैसे अगर रूप है, रूप ये बड़ा ऊ है, हम रूप को ऐसे नहीं लिख सकते, हम रुपया को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा भी होती है। री की मात्रा र के साथ नहीं जोड़ी जाती, श के साथ री की मात्रा जुड़ने पर क्या हो जाता है, श्र हो जाता है। जैसे श आधा हो गया और स्वर से अलग किया है, और री हो गया, तो ये बोलते हैं हम श्र। अगर आप इस श्र को देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग से दिखाई देगा, ये होता है श्र। इसीलिए मैंने बोला था श्रृंगार, ये जो लिखा होता है ये हमेशा गलत होता है, श्रृंगार होता है ये, क्योंकि जो हमारा श्र होता है वो ये होता है, ये नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, उत्पत्ति या रचना के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर बोला जाए तो मूल और संधि स्वर। मूल स्वर जो किसी दूसरे के मेल से नहीं बने हैं, अ, ई, उ और इ। लेकिन संधि स्वर जो मेल से बने, जैसे आ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए, ओ, औ, जिन्हें हम दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, वो संधि स्वर होते हैं। बात करते हैं अयोगवा की। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी हैं, अ और ऐ। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है, ये ना तो स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में आते हैं। स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने पर ये व्यंजन भी नहीं बन पाते और स्वतंत्र रूप से प्रयोग न किए जाने के कारण इन्हें स्वर भी नहीं कहा जाता। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, स्वर वो होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुस्वार की। ऐ जो होता है पूर्ण रूप से ऊपर बिंदु के रूप में आता है, जैसे हंस है, कंठ है, गंगा है, अंगूर है, अंग है, तरंग है, ये सारी क्या है, ये उच्चारण स्वर, इसका उच्चारण स्वर के बाद होता है, और ध्वनि जो है वो नाक से उत्पन्न होती है, इसीलिए इनको अनुस्वार बोला जाता है। अनुनासिक सेमीनेजल्स जो आपके नाक से भी और मुंह से भी बोली जाए, तो इसमें आपका चंद्र बिंदु। ध्यान रखिए, अनुस्वार पूछे तो बिंदी और अनुनासिक पूछे तो चंद्र बिंदु। इनका उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा हल्का होता है, हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे हंस हो गया, आंख हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखो एक तो हो गया ये हंस, ये हंस, ये तो हंस है जो मतलब पक्षी है, और ये हंस, हंस, हंस नहीं बोलोगे आप इसको, हंस, हंसना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, अनुनासिक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा अनुस्वार है, और ये हमारा अनुनासिक है। नेक्स्ट आता है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण हल्के ह की भांति प्रतीत होता है, यह भी अनुस्वार की भांति स्वरों के बाद आता है। विसर्गों का कोई संबंध नहीं रहा आजकल, इनका प्रयोग केवल संस्कृत के मूल शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, नमः, ये ह की भांति प्रयुक्त होता है। बात करें व्यंजन की, अब आते हैं व्यंजनों पर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली जो वायु है वो रुकावट, थोड़ी सी रुकावट पैदा करे, उन्हें व्यंजन, और उनके उच्चारण स्पष्ट में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इनको कॉन्सोनेंट बोला जाता है। व्यंजनों के भेद होते हैं। सबसे पहला जो हो गया, एक बात याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल यहाँ पे मेंशन है कि हमारे स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जिसमें क से लेकर प वर्ग तक के सारे जितने व्यंजन हैं वो शामिल होते हैं। ये हमारे 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन और 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो टोटल अगर हम बात करें तो ये कितने हो गए, ये हो गए 32। ठीक है, ये हो गए 33। जैसे 4 और 4 8 ये, और 25 ये हैं, तो 25 और 8 33 हो गए। अगर खाली स्पर्श व्यंजन पूछे तो 25 हैं, अगर कुल व्यंजन पूछे तो 33 हैं, अगर अंतस्थ पूछे तो 4 हैं, और ऊष्म पूछे तो 4 हैं। ये भी याद रखिएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे
स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज को छूना, स्पर्श करना। जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक ये सारे क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन है। ये 25 होते हैं। अंतस्थ है, जिनमें जीवा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से नहीं छूती और इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है। य र ल व, ठीक है। जीभ जो है किसी भी भाग को नहीं छुएगी, आप बोल के देख लेना, य र ल व, ठीक है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन की बात करें, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो है वो मुंह के विशेष भाग को स्पर्श करने के कारण गर्मी पैदा करती है। ऊष्म का नाम ही याद रखना कि आप हीट से याद रखना, हीट या ऊष्मा, ठीक है। तो इनको श श श ह, ठीक है जी। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इंपोर्टेंट स्लाइड है ये। जैसे ये संयुक्त व्यंजन हो गए, जैसे क्षत्रिय हो गया, ज्ञान हो गया, शरण हो गया, त्राण हो गया, अक्षय, ज्ञ, त्रय और श्रेय, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है जी। आगे चलते हैं। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जो समान व्यंजनों के संयोग से मिलकर बने होते हैं, समान व्यंजन का संयोग। जैसे ये हमने अलग कर दिए, ये आधा है और ये हमारा पूरा का। अब ध्यान से समझिएगा। कक, ये मक्का, चक्कर, चक्की, शक्कर, टक्कर, ठीक है। जैसे मक्का, ये आधा का और ये पूरा का। अगर हम इसको अलग करेंगे तो क के नीचे हलंत लग जाएगा और ये पूरा का आ गया, ये आधा क है हमारा, ये पूरा का है। ये द्वित्व व्यंजन है। एक ही वर्ण के एक ही समान व्यंजन होंगे तो एक ही जब 2 समान व्यंजन किसी संयोग से बनते हैं तो द्वित्व व्यंजन। जैसे त हो गया तो आधा त और प्लस पूरा त, इसको बोलेंगे पत्ता, कुत्ता, सत्तर। इसीलिए कभी भी कुत्ता नहीं बोला जाता। देखो ये हो गया कुत्ता, लेकिन हम लिखते हैं, ये गलत है, हम लिखते हैं कुत्ता, ठीक है। कुत्ता मतलब ये एक आधा तय है और एक यहाँ पे पूरा तय है, याद रखिएगा। फिर आता है गल्ला, हल्ला, तल्लीन, ठीक है। तो ये जो है ये ल और ल, इसको आप अलग कैसे करोगे? एक ल है और एक हमारा पूरा ल है, तो ऐसे आप द्वित्व व्यंजन ये कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्वनिम ध्वनियाँ क्या होती हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियाँ भी हैं। ऐसी ध्वनियों को स्वनिम ध्वनियाँ बोली जाती हैं जो हमारे अड़ और ढ, ये दोनों स्वनिम ध्वनियाँ हैं, दोनों ड और ढ से विकसित हुई हैं। उच्चारण के समय ढ और ढ ध्वनियाँ शब्द के शुरू में और शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजन के रूप में आ जाती हैं। शब्द के बीच तथा शब्द के अंत में ढ और ढ में बदल जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ढ और ढ की, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं ढ और ढ इन दोनों की, अगर यहाँ पे लिखा है डमरू, तो डमरू में क्या है? ये बड़ा ऊ है। डमरू में ये आई नहीं बोला जाता, ढ नहीं बोला जाता, ड बोला जाता है। ऐसे ही डलिया, यही तो लिखा है कि अगर शुरू में तथा शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजनों में आती है और शब्द के बीच तथा अंत में आकर ये ढ और ढ में बदल जाती है। सड़क हो गया, पकड़ हो गया, मोड़ हो गया। सड़क अगर आप लिख रहे हो, एक तो ये सड़क हो गया, नहीं ये सड़क ऐसे बोला जाएगा, इसके नीचे बिंदी लगेगी और अगर बीच में आती है तो ये बिंदी लग जाती है। शब्द के बीच और अंत में आएगी तो बिंदी लगेगी और शुरू में आएगी तो नहीं लगेगी। जैसे यहाँ पे शुरू में आ गई तो नहीं लगी, यहाँ पे भी शुरू में आ गई नहीं लगी, और यहाँ पे देखो अंत में आई पड, गड, ये बिंदी लगेगी यहाँ पे। आगत ध्वनियाँ वो होती हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं थी, हिंदी में नहीं थी, लेकिन बाहर से, जैसे हमारे भाई देश पर काफ़ी सारे वंशों ने बाहर से आकर क्या किया है? राज किया है। जैसे अरबी लोगों ने, फारसी ने, अंग्रेजी लोगों ने, तो वो अपनी कुछ ध्वनियाँ दे गई हैं यहाँ पर, इन्हीं को बोलते हैं आगत ध्वनियाँ। जैसे हमारा क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ज, फ हो गया, ये आगत व्यंजनों के रूप में हिंदी में आए हैं। जैसे ताक है, पान है, बाग है, ये सारी आगत ध्वनियाँ होती हैं। जैसे रेल है, रेल गाड़ी तो हमारा है, रेल उनका है, ठीक है। ओ सॉरी, रेल गाड़ी, रेल हमारा है, गाड़ी उनका है, गाड़ी, हाँ गाड़ी उनका है। जैसे कॉलेज हो गया, डॉक्टर हो गया, कुर्ता हो गया, पायजामा हो गया, टाई हो गया, टाई हमारा इंग्लिश का शब्द है, कुर्ता,
कुर्ता नहीं, कुर्ता, कुर्ता। देखो जैसे कुर्ता, ताश हो गया, बंदूक हो गया, चाकू हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि कोई पुर्तगाली है, कोई फारसी है, कोई अरबी है, कोई अंग्रेजी है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के भेद। देखो उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्ण के दो भेद हैं, दो आधार पर बांटा गया है। बात करें वर्णों के उच्चारण की तो देखिए भाषाई ध्वनियों का उच्चारण मुख से होता है, किंतु ध्वनियों के उच्चारण स्थान मुख के भीतर भी अलग अलग होते हैं। जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है उसको उच्चारण स्थान कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं कंठ वर्ण की। कंठ वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण हमारे कंठ से होता है उसे कंठ वर्ण कहते हैं। बोल बोल के देखना है। अ, आ, क, ख, ग, घ, ड, ह। ये क्या है? ये हमारे कंठ वर्ण है, विसर्ग लगा रखा है, कंठ वर्ण है। तालव्य वर्ण जिसका हमारा उच्चारण स्थान तालु होता है, ई, च, छ, ज, झ, य और श। बात करें मूर्धन्य वर्ण की, जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी जीभ है, मूर्धा मतलब दांतों के ऊपर जो हमारा खुरदरा सा स्थान है ना, वहां पे जाके लगती है, जैसे री, ट, ढ, ड, ढ, ण, र और श। ये हमारे मूर्धन्य है। इनमें से कोई भी एक शब्द उठा लेगा और पूछ लेगा कि भाई तालव्य कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है, तो एक बार जरूर बोल के देख लेना, आपको वहां पे तुरंत पता चल जाएगा। दंत्य में क्या होगी? जीभ दांतों को स्पर्श करेगी। उच्चारण स्थान दंत होने से ये दंत्य वर्ण है। ल, स, त, थ, द, ध, न। ये हमारे क्या है? दंत्य वर्ण है। ओष्ठ्य में क्या होता है? जीभ के संयोग से जो हमारे होठ हैं वो मिल जाते हैं, इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उ, प, फ, ब, भ, म, ये सारे ओष्ठ्य वर्ण है। नासिक्य में क्या होगा? पंचाक्षर के उच्चारण में नासिका भी सहायक है। नासिका की सहायता से बोले जाने जो वर्ण होते हैं उनको नासिक्य वर्ण कहते हैं, जैसे अय, अय, अण, न, न, म। ये सारे क्या है? हमारे नासिक्य वर्ण है। ये स्लाइड को 1 से 2 बार जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। कंठ में जो कंठ आ, क, ख, ग, घ, ड़, ह। तालव्य में ई, च, छ, ज, झ, ण, य, श। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ण, ण, र, श। दंत्य ल, स, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ्य उ, प, फ, ब, भ, म। नासिक्य में अ, अय, अण, अण, श, न, म। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कंठ तालव्य की। जो वर्ण कंठ और तालव जो दोनों के स्पर्श से बोला जाता है उनको कहते हैं कंठ तालव्य। जैसे ए हो गया, अ हो गया, ये कंठ और तालु दोनों के मेल से बोले जाते हैं। और कंठोष्ठ्य वर्ण क्या होते हैं? जो कंठ भी और ओष्ठ भी। बेसिकली आपसे वही पूछे जाते हैं, ये बहुत कम पूछे जाएंगे। कंठ भी आ गया, ओष्ठ भी आ गया, जैसे ओ और औ। दंतोष्ठ्य में क्या होगा? जिसमें दांत और ओष्ठ दोनों ही मिले तो इनको कहते हैं दंतोष्ठ्य वर्ण, जैसे व और फ। बोल के देखो, व, होठ भी है, दांत भी है। फ, होठ भी लग रहे हैं, दांत लग रहे हैं हमारे होठों पे आके। तो देखो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 6, आगे 3 है, 7, 8, 9। तो ये 9 है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं टेबल के ऊपर। ये वर्ण है, इनके उच्चारण स्थान है और इनके वर्ग का नाम भी है कि कौन से वर्ग के हैं। अगर बात करें अ, आ, क, ख, ग, घ, ण, ह, और ये कंठ है, कंठ नाम है वर्ग का। ई, च, छ, ज, झ, ण, य, श, ये तालव्य है। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, ये मूर्धन्य है। ल, स, त, थ, द, ध, न, ये दंत्य है। उ, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ है। अ, ऐ, अण, णी, र, न, म, ये नासिक्य है। ए, कंठ और तालु। ओ, कंठ और ओष्ठ है। व और फ, दंत और ओष्ठ है। इनमें से कोई एक ले लेगा और आपसे पूछ लेगा उच्चारण स्थान बताइए, या फिर जैसे इनमें से कोई ले लेगा और एक इनमें से ले लेगा और पूछ लेगा भी कंठोष्ठ्य कौन सा है। व, फ कई बार पूछे जाते हैं, तो ये दंतोष्ठ्य है, याद रखेगा टेबल को। अगर आपको फिर भी याद ना रहे या फिर आपको लगे कि भाई बहुत मुश्किल है, तो
मेरा एक तरीका याद रखिएगा, जब भी पेपर में आए एक बार वहाँ पे बोल के देखना, जैसे व आ जाए, व व व, दांत आगे लग रहे हैं होठों पे आके तो ध्यान रखिएगा दंतोष्ठ है। ओ आ जाए, ओ ओ ओ, अंदर ही अंदर आवाज आ रही है, कंठ और ओष्ठ, क्योंकि होठ भी तो अपना आकार बदल रहे हैं, ओ आपस में क्या हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्रयत्न, प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश या चेष्टा करना। ध्वनि वर्णों के उच्चारण में होने वाली चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो तरह से होते हैं, एक अभ्यंतर है, एक बाह्य प्रयत्न है। अभ्यंतर प्रयत्न वो होता है जो वर्णों के उच्चारण से पहले जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है, 4 तरह का होता है। अभी आपको पता नहीं होगा अभ्यंतर प्रयत्न होता क्या है। देखो, पहला होता है विवर्त। विवर्त का अर्थ होता है खुला हुआ। अ से लेकर ओ तक सभी सवर्णों के उच्चारण में मुंह पूरी तरह से खुला रहता है, जैसे अ आ ई उ री ए ओ औ, ये विवर्त प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, मुंह खुला रहता है। स्पष्ट में क्या होता है कि छुआ हुआ होता है। इसके अंतर्गत उच्चारण के समय किन्हीं 2 अंगों का स्पर्श होता है, जैसे क से लेकर म तक 2 अंग आपस में मिलकर स्पष्ट क्या बनाते हैं, प्रयत्न बनाते हैं। अगर बात करें, ये टीजीटी पीजीटी के लिए है, लेकिन ये 8th क्लास की एनसीईआरटी हिंदी व्याकरण की बुक में है, देख लीजिएगा। इस्ते विवर्त होता है, इस्ते से अर्थ होता है थोड़ा। इसके प्रयत्न के अंतर्गत मुंह कम खुला होता है। उच्चारण के समय जीभ मुख के अलग अलग भागों को थोड़ा थोड़ा छूती है, जैसे श श श ह, ये हमारे क्या थे, ऊष्म व्यंजन थे, तो ये इस्त विवर्त होते हैं। और इस्त स्पष्ट क्या होते हैं, तालु और जीभ थोड़ी सी खुली या अलग रहती है, और इसके अंतर्गत य र ल व अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सारे स्वर आ गए, ठीक है, इसमें सारे व्यंजन आ गए, क से लेकर म तक जो स्पर्श व्यंजन थे, इसमें आपके ऊष्म व्यंजन आ गए, और इसमें आपके अंतस्थ व्यंजन आ गए। बाह्य प्रयत्न होते हैं, वर्णों को बोलते हुए अंत में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। 2 भेद होते हैं इसके, एक तो स्वर तंत्री में कंपन होता है, हमारे गले में 2 झिल्ली होती हैं और वायु के वेग से वो बजने लगती हैं, इन्हें स्वर तंत्री कहा जाता है। स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा है, सघोष और अघोष। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं एक ही वीडियो में कराऊंगी, 40 से 45 मिनट का लगेगा। सघोष व्यंजन क्या होते हैं, जिनमें हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इन्हें सघोष कहते हैं। तो ये जो हमारे प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण होते हैं, जैसे मैं लिखती हूं क, ख, ग, घ, अड़, ठीक है, ये हमारे अंतिम 3 वर्ण, ये जो हमारे वर्ण हैं, ये क्या है हमारे, ये सघोष हैं। अंतिम 3 वर्ण याद रखिएगा। फिर आ जाइए च, छ, ज, झ, ण, ठीक है। फिर आ जाइए ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब, म, य, र, ल, व, श, ठीक है। तो अंतिम जो होते हैं वो हमारे सघोष होते हैं, और सभी जितने भी स्वर होते हैं अ से लेकर औ तक ये सघोष हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सघोष वर्णों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 30 होती है। अब मान लो व्यंजन है हमारे 33, स्वर है हमारे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब होने चाहिए 44, लेकिन हमने यहाँ से क्या लिया है, 3 वर्ण लिए हैं। 3 वर्ण लिए मतलब आगे के 2 तो हमने छोड़ ही दिए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इनकी संख्या होती है 30। अब आते हैं नॉन वेवरिंग या अघोष में। इनमें स्वर तंत्रियों में कोई कंपन या गूंज नहीं होगा। सभी वर्णों के पहला और दूसरा जो वर्ण होगा, क, ख, च, छ, ट, ठ, थ, थ, प, फ, श, 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 ठीक है, ये सारे अघोष हैं और इनकी संख्या 13 है। अब बात करें सघोष की, तो सघोष होते हैं 33, और अघोष की बात करें तो ये होंगे 13। तो ये कितने हो गए हमारे, 43 हो गए, ठीक है जी। और वैसे स्वर और व्यंजन भी कितने होते हैं, ये होते हैं 44। श्वास वायु की मात्रा का आधार, अभी ये दो भेद हैं इसके, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। एक होता है नॉन एस्पिरेट और एक होता है एस्पिरेटेड। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब थोड़ा, जिसको बोलने में कम वायु बाहर निकले अल्प प्राण, और जिसको बोलने में ज्यादा वायु बाहर निकले वो होता है महाप्राण। श्वास कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। सभी वर्णों का पहला, तीसरा और पांचवा, बोल के देख लेना, क, ग, अड़, लेकिन ख, घ, वो क्या है, उनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, इसीलिए पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होंगे, दूसरा और चौथा महाप्राण होंगे। यहां से क्वेश्चन आता है आपका ह,
मैं आपको बता दूं, देखो ये सारे हो गए क ग ड च ज ण ट ड न त द न प ब म य र ल व, और सभी जितने भी स्वर होते हैं उनको बोलने में कम टाइम लगता है, कम श्वास निकलता है, तो अल्पप्राण। महाप्राण में, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ख घ छ झ ढ ढ थ ध फ म श श ह भी दिखना चाहिए आपको, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारा ह, ये महाप्राण है, इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट, वर्तनी और उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ और इनका निराकरण है। ये वर्तनी है भाई, ये आप देख लीजिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अधीन नहीं होता, अधीन होता है। दावात नहीं, दवात। आहार नहीं, आहार। आयु नहीं, आयु। कवि नहीं, कवि। पारिवारिक नहीं, परिवारिक नहीं, पारिवारिक। आगामी नहीं, आगामी। अनाधिकार नहीं होता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक तो अधीन और एक अनाधिकार। अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार होता है, अंधिकार, अंधिकार बोल सकते हैं। अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। अनुकूल नहीं, अनुकूल। पुरुष नहीं, पुरुष। ये मैं आपको यहाँ पे एक बार बताना चाहूंगी। पुरुष, पुरुष नहीं बोलते हम, ये बड़ा हुआ है, हम बोलते हैं पुरुष, ये छोटा हुआ है। तो ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है। पूज्य नहीं बोलते, पूज्य बोलते हैं, पूज्य, ठीक है। ये हमारा पूज्य नहीं, पूज्य, पूज्य नहीं, पूज्य। तो उ ई की ध्यान रखा करो। देखो, गड्ढा, गड्ढा। ब्राह्मण, ब्राह्मण। वृद्ध, वृद्ध। मक्खन, मक्खन। यहाँ पे तो देखो द्वित्व व्यंजन लगा दिए। फिर आता है ऋतु, ऋतु। ऋषि, ऋषि। दृष्टि, दृष्टि। हृदय, हृदय। ध्यान रखिएगा, देखो इसने यहाँ पर कुछ लगा है, लेकिन हृदय में यहाँ पे र लगता है, जैसे ये लगा हुआ है। गृहस्थ, गृहस्थ। पैतृक, पैतृक। और भी हैं, अशोक, अशोक। वनस्पति नहीं, वनस्पति। रक्षा नहीं, रक्षा। शक्ति नहीं, शक्ति। क्षमा नहीं, क्षमा। शिक्षा नहीं, शिक्षा। प्रसन्न, प्रसिद्ध। मर्यादा। कर्म, उत्तीर्ण। देखो यहाँ पे कर्म है, कर्म, कर्म बोलते हैं हम, कर्म। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण। पवित्र, पवित्र ऐसे लिखा जाता है। मर्यादा ऐसे होता है। ज्ञान को ऐसे लिखा जाता है, प्रतिज्ञा, ज्ञापन, आज्ञा, योग, कृतज्ञ, निष्ठा, विशिष्ट, संतुष्ट, घनिष्ठ, अभिष्ट, किलष्ट, स्मरण, गणित, तृण, गुण, निरीक्षण, प्राण। फिर देखो संसार है, कंठ है, कंठ को ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। मयंक है, अंग है, संकट है, सूंड है, ये सारे क्या है, वर्तनी। ऐसे ही और भी वर्तनी है। टेढ़ा, खिड़की, दृढ़, प्रौढ़, मंडना, बूढ़ा, जहां, दांत, बांसुरी, जंग, वहां, पंख। अब देखो यहाँ पे देखो कहाँ लगा है, चंद्र बिंदु आना चाहिए वहां में, पंख में बिंदी आनी चाहिए। अनुस्वार अनुनासिक पढ़ के आए थे ना, पांचवा हो गया, तंग हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। पंख में देखो कई बार हम ऐसे लगा देते हैं, ये नहीं लगाना, पंख, पंख। वहां, वहां बोल के देख लीजिएगा। कालिदास, झगड़ा, खाना, जाना, सेठ, छोटा, मैंने, अनाज, ये सारा। अब देखो ये वर्ण संयोग ये हमारे काम का वैसे है नहीं, और जो अगर आपको करना है तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, तो आप कर लीजिए। स्वर और व्यंजनों का संयोग पूछा है मात्रा के रूप में और व्यंजनों से पहले, तो आप कर सकते हैं अगर आपको संधि में ज़रूरत है तो। मैं आपको दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चलती हूँ आगे। ऐसे ही इसमें है व्यंजनों से पहले स्वर का संयोग, जैसे ये है, इसमें बता रखा है भाई आधा गय कैसे होता है, ज कैसे होता है। बिना पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं, दूसरे व्यंजन से मिलाए जाते हैं, इनमें हलंत लगाकर दूसरे को पूरा लिखा जाता है, ऐसे कुछ ये बताया गया है। क और फ का रूप दूसरे व्यंजन के साथ मिलने पर आधा क और आधा फ हो जाता है, तो ये भी याद रखिए। र का व्यंजन भी अन्य संयोग से होता है, जैसे यदि आधे व्यंजन के बाद र जुड़ता है तो उसके नीचे लगता है, ये याद रखिएगा। क्वरग आदि पांच वर्ग, क्वरग, चौरग, ट्वरग, त्वरग या उपरग, दूसरे तथा चौथे वर्णों का द्वित्व नहीं होता, केवल संयोग होता है। जैसे क और ख, इनका कोई द्वित्व नहीं होता। अक्खड़, मक्खन, केवल संयोग होता है। हाँ, द्वित्व नहीं होता। द्वित्व मतलब ख और ख नहीं बोल सकते हम, क और क बोल सकते हैं।
इसीलिए लिखा है कि दूसरे और चौथे वर्ण का कोई भी द्वितीय व्यंजन नहीं होगा, आपस में मिलकर नहीं बनाएंगे, केवल संयोग होगा। जैसे कक अक्खड़ मक्खन, मच्छर इच्छा, पत्थर कत्था और पट्ठा लट्ठा। वर्ण विच्छेद डिसजॉइनिंग ऑफ लेटर में क्या होता है कि इनको अलग अलग विच्छेद किया जाता है। जैसे हल को विच्छेद करना है तो हमें स्वर से रहित करना है, क्योंकि सब में स्वर होता है व्यंजनों में। तो ह आधा पूरा अ प्लस आधा ल प्लस पूरा आ, ये क्या होता है, हल होता है। जलज है, उत्पन्न है और स्पष्ट है, ये सारे क्या हैं, वर्ण विच्छेद हैं। जिन व्यंजनों में कोई मात्रा नहीं जुड़ती उनमें अ की ध्वनि मिली होती है। अब होते हैं बलाघात। बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। शब्दों का उच्चारण करते समय शब्दों के सभी अक्षरों पर समान रूप से बल नहीं दिया जाता, कुछ पे ज़्यादा दिया जाता है, कुछ पे कम। जैसे कमल है, नगर है, इन शब्दों में म और ग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। इंद्र, यहाँ पे देखो इंद्र, अग्नि, तो यहाँ पे क्या है, ई और अ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एक होते हैं शब्द बलाघात, एक होते हैं वाक्य बलाघात। जब शब्दों में प्रयुक्त अक्षरों में से किसी एक पर बल दिया जाता है तो शब्द बलाघात होते हैं। जैसे पिता में त पर, सत्य में स पर, सफल में फ पर, ये शब्द होते हैं। लेकिन वाक्य, जब किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण पर, जैसे अनुज ने तनुज को पुस्तक दी, तो यहाँ पर क्या हुआ, पुस्तक जो है उस पर क्या हो गया, ज़्यादा बल दिया गया। तो ये शब्द बलाघात का स्थान निश्चित है, परंतु वाक्य में निर्भर करता है कि कौन से शब्द पर है, तो वह अपनी जिस बात पर बल देना चाहे उसी रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ये पूरा चैप्टर था वर्ण विचार का। आपको चैप्टर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हम फिर थर्ड चैप्टर करेंगे, हमारा शब्द वाला चैप्टर होगा। भाषा कर चुके हैं, आज वर्ण हो गया, फिर शब्द। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।